हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइए। वालेकुम सलाम ज़ारा। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, यह है यूजीसी नेट का फ्री बैच जो चलता है शाम को 4 से 5। कल हमारा यूनिट नंबर 3 फिनिश हो गया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन फिक्शनल प्रोज, यानी कि वो प्रोज जो नॉन फिक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब ये क्या होता है नॉन फिक्शन प्रोज? पहले तो हम इसको ही समझेंगे, उसके बाद हम आगे आगे पढ़ेंगे कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड में किस तरह से नॉन फिक्शनल प्रोज लिखा गया, किसने लिखा, कौन वो इम्पॉर्टेंट नाम है और कौन सी वो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसे हमें याद रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यूनिट नंबर 4 के अगर कंटेंट की बात करें तो ये 4 टॉपिक्स में कंप्लीट होगा। नॉन फिक्शन इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड, प्यूरिटन टू रोमांटिक एज का नॉन फिक्शन, फिर विक्टोरियन और मॉडर्न एज का नॉन फिक्शन, और उसके बाद कंटेम्प्ररी अमेरिकन और नॉन ब्रिटिश नॉन फिक्शन पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 1 आज, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन फिक्शन इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब सुनिएगा, अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे सिलेबस में एंग्लो नॉर्मन पीरियड का नॉन फिक्शन दिया है और उसके बाद प्यूरिटन एज का दिया है, तो अब ये नहीं है कि अब नॉर्मन पीरियड पढ़ लेंगे यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट प्यूरिटन शुरू करेंगे। हम इसी लेक्चर में एंग्लो नॉर्मन पीरियड से प्यूरिटन एज से पहले तक की एज का सारा नॉन फिक्शन पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो गच्चा नहीं खाएंगे, एजेस सारी पढ़नी पड़ेंगी। नॉन फिक्शन जिस भी एज में लिखा गया, अब ऐसे नहीं कि एलिजाबेथन छोड़ देंगे भैया। क्यों छोड़ दोगे एलिजाबेथन? एलिजाबेथन में इतना नॉन फिक्शन लिखा गया है ना। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टॉपिक को देखकर कंफ्यूज होते हैं यूजीसी नेट के कि इसमें तो एलिजाबेथन नॉन फिक्शन था ही नहीं। था एंग्लो नॉर्मन पीरियड में नॉन फिक्शन। जब वो प्यूरिटन से स्टार्ट कर रहा है अगला, तो उसका मतलब वो पहले ही लेक्चर में आपसे कह रहा है कि भैया एलिजाबेथन तक का पढ़ कर आना, उसके बाद प्यूरिटन शुरू करना। ठीक है, तो हम एलिजाबेथन तक का पढ़ेंगे। ठीक है, वी वॉन्ट टेक एनी रिस्क हमारे एग्जाम के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन फिक्शन एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। तो स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नॉन फिक्शन कहते किसे हैं, तभी तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो नॉन फिक्शन की बात कर लेते हैं। अभी हमारा फिक्शन खत्म हुआ है यूनिट 3 में। फिक्शन जितना भी कल्पना एक राइटर कर सकता है। अब फिक्शन में आपको टाइप ऑफ फिक्शन पढ़ाए गए थे स्टार्टिंग में यूनिट 3 के, कि साई-फाई है, हॉरर है, गॉथिक है, फैंटेसी है, ये सब फिक्शन है। नॉन फिक्शन यानी जो रियलिटी है, जो वास्तविक है, वो नॉन फिक्शन कहलाएगा। अब इसमें भैया कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी ने अपनी बायोग्राफी लिख दी, ऑटोबायोग्राफी लिख दी, एस्से, ऐतिहासिक किताबें जो होती हैं, ठीक है, मुगल एम्पायर का इतिहास है, गुप्ता वंश है, ये सब, ये क्या हिस्ट्री बुक्स जो हैं। यात्रा वृत्तांत हैं, जैसे मैं कहीं गया, मैंने वहाँ का अपना यात्रा वृत्तांत लिख दिया। ठीक है, ये जर्नलिज्म है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो सब किस में आता है? वो नॉन फिक्शन में आता है, क्योंकि वो रियल है, वो रियलिटी है, वो उसी को नॉन फिक्शन कहते हैं। आसान भाषा में ऐसे ही समझाया जा सकता है बस ये। चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं। नॉन फिक्शन इज अ जॉनरा ऑफ राइटिंग। नॉन फिक्शन राइटिंग का एक जॉनरा है दैट इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो तथ्यात्मक सूचनाओं पर आधारित है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, रियल इवेंट्स पर बेस्ड है और एक्चुअल पीपल पर बेस्ड है। असली लोग होने चाहिए, ये नहीं कि शायलॉक के बारे में लिख रहे हो आप। ठीक है, नहीं। इट इज़ प्राइमरली इंटेंटेड टू इन्फॉर्म। इसका प्राइमरली इंटेंशन होता है इन्फॉर्म करना रीडर को, एजुकेट करना और प्रेजेंट अ ट्रुथफुल अकाउंट, और एक सच बताना उस सब्जेक्ट के बारे में। नॉन फिक्शन कैन एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ फॉर्म्स। नॉन फिक्शन में काफ़ी बड़ी रेंज शामिल हो सकती है, इंक्लूडिंग बायोग्राफीज़, जैसे बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, एसेज, हिस्ट्री बुक्स, ट्रेवलॉग्स, मेमोयर्स, जर्नलिज्म, सेल्फ हेल्प बुक्स, एकेडमिक पेपर्स एंड मोर। ये सब नॉन फिक्शन में आएगा।
अनलाइक फिक्शन, ये फिक्शन की तरह नहीं है विच इज़ ड्रिवन बाय इमेजिनेशन, क्योंकि फिक्शन तो ड्राइव होता है इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से। नॉन फिक्शन एम्स टू कन्वे रियलिटी एंड फैक्ट्स। नॉन फिक्शन का उद्देश्य होता है कि वो आपको रियलिटी और फैक्ट्स कन्वे करे। द पर्पज में वेरी डीपनिंग डिपेंडिंग ऑन द टाइप। भैया पर्पज, उद्देश्य टाइप पर डिपेंड करता है। सम नॉन फिक्शन वर्क्स माइट सीक टू परसुएड, कुछ नॉन फिक्शन रचनाएं आपको शायद मनाना चाह रही हो किसी चीज़ के लिए, लाइक इन आर्गुमेंटेटिव एसेज, वाइल अदर्स एम टू सिंपली डॉक्यूमेंट इवेंट्स। अदरवाइज कुछ नॉन फिक्शनल प्रोज में सिर्फ और सिर्फ घटनाओं को डॉक्यूमेंट किया जाता है और प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस या कुछ निर्देश दिए जाते हैं। नॉन फिक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स पर्पज। नॉन फिक्शन को हम कई हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके टाइप्स पर आधारित है वो कैटेगराइजेशन। और वो कैसे टाइप हम कैटेगराइज करते हैं, इसके पर्पस पर, उसके कंटेंट पर, उसके स्टाइल पर, उसकी शैली पर। तो यहाँ पे कुछ मेजर टाइप्स ये हैं नॉन फिक्शन के, वो हम पढ़ लेते हैं जैसे हमने फिक्शन के पढ़े थे। ठीक है, देखिए अगर बिल्कुल हूबहू लिखी है ज़रा वो कहानी, मतलब कोई भी डिटेल मिसमैच नहीं की गई है उस असली कहानी में, तो वो भैया नॉन फिक्शन में आएगी। लेकिन अगर उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, तो वो नॉन फिक्शन में चली जाती है। बस उसमें लिखना पड़ता है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। ठीक है, जैसे आप मूवीज़ देखते हैं कि ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, बट स्टार्टिंग में कहते हैं कि इसके पात्र, घटनाएं, ठीक है, काल्पनिक हैं, ठीक है, लेकिन आगे अगली उसमें आएगा बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो उसको बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से डिटेलिंग जोड़ी जाती है। मान लीजिए कोई कत्ल है, असल ज़िंदगी में हुआ है, और उस पर आधारित कोई मैं किताब लिख रहा हूँ, तो अब उस कहानी को कहने के लिए मुझे काल्पनिक किरदार बनाने पड़ेंगे। मुझे कोई पुलिस वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे कोई जर्नलिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो तब फिर वो नॉन फिक्शन नहीं रहेगा, फिर वो फिक्शन में ही चला जाएगा, बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। ठीक है, तो जैसे हम पिछले यूनिट में पढ़ रहे थे, सलमान रश्दी के नाम को पढ़ रहे थे, जो मैजिक रियलिज्म को जोड़ते थे फैंटेसी के साथ, ठीक है, वो उस वाली कैटेगरी में चला जाएगा, तो रहेगा वो फिक्शन ही। बट हेलो महेश, ठीक है, तो अब चलिए टाइप्स पढ़ते हैं नॉन फिक्शन के। सबसे पहले बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। बायोग्राफीज आप जानते हैं किसे बोलते हैं? अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समवंस लाइफ, किसी के जीवन का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रिटन बाय अनदर पर्सन, जो कोई दूसरा आदमी लिखे। ऑटोबायोग्राफीज एन अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास रिटन बाय देमसेल्फ, जो उन्हीं के द्वारा लिखा गया हो। मेमोयर्स और ऑटोबायोग्राफीज में क्या फ़र्क होता है? आई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफी। मेमोयर्स भी एक तरह की ऑटोबायोग्राफी ही होती हैं दैट फोकसेस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शंस। बस इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शन का जिक्र होता है। आसान भाषा में बताते हैं हम आपको। देखो, मैं अपने बचपन से और अभी 2024 तक जितनी भी मेरी उम्र है, जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उसको लिख दूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन मैं एक किताब लिखूं और मैं उसमें लिखूं सिर्फ अपनी ज़िंदगी के उस एक्सपीरियंस को जो मैंने एज ए स्टूडेंट जीआईसी में बिताया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, मैं उन सालों के बारे में लिख रहा हूँ, बस वो मेमोयर है। तो एक पर्टिकुलर घटना के बारे में लिख रहा हूँ, असल एक पर्टिकुलर टाइम मैंने कहीं बिताया उसके बारे में लिख रहा हूँ, तो वो मेमोयर में चला जाता है। एसेज दूसरा टाइप, शॉर्ट पीसीज ऑफ राइटिंग। एसेज राइटिंग के शॉर्ट पीसीज होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, एक्सप्रेसिंग द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। कैन रेंज फ्रॉम पर्सनल टू आर्गुमेंटेटिव। एसेज पर्सनल एसेज भी हो सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव भी हो सकते हैं, एनालिटिकल एसेज भी हो सकते हैं जिसमें किसी चीज़ का एनालिसिस किया जाए। ठीक है, जैसे पर्सनल एसे का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास ये रखा है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, एन फ्रैंक की ये जो किताब है बहुत फेमस, तो ये है, ये पर्सनल एस्से हैं इसके बच्ची के। ठीक, आर्गुमेंटेटिव एस्सेज जैसे कौन लिख कर गया है? बेकन लिख कर गए हैं आर्गुमेंटेटिव एस्सेज, बहुत अच्छे है ना। बेकन फेमस है एस्सेज के लिए, फादर ऑफ एस्सेजम भी बोलते हैं इसी वजह से। तो ये सब हिस्ट्री और हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन, ठीक है, ये अगला टाइप है नॉन फिक्शन का।
बुक्स दैट डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज हिस्टोरिकल इवेंट्स, वो किताबें जिसमें डॉक्यूमेंट किया गया हो, एनालाइज किया गया हो ऐतिहासिक घटनाओं को, ऐतिहासिक शख्सियतों को और टाइम पीरियड्स को। फोकस इज ऑन एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी पर फोकस होता है, एविडेंस पर और इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स पर। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं फिर से, एक किताब है हमारे पास वॉर ऑफ लंका, ठीक है, एमिश की लिखी हुई बहुत प्यारी बुक है, पढ़िएगा इसे आप। और अगर आपको रामायण में इंटरेस्ट है तो पढ़िएगा। तो रामायण को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा है और बड़ी नॉलेजेबल किताब है ये, ठीक है, वॉर ऑफ लंका। इसको पढ़िएगा कभी, तब जब भी आपको फुर्सत हो। अब ये हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, ये नॉन फिक्शन में नहीं आएगा। हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ये नॉन फिक्शन में नहीं आएगा क्योंकि इसमें राइटर ने, एमिश ने अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल किया है, चीज़ों को इमेजिन किया है कि हाउ रावणा यूज्ड टू फाइट, राम के मन में क्या द्वंद्व चल रहा होगा जब माता सीता को लेकर जाया गया होगा। तो अब इसमें इन्होंने अपने इमेजिनेशन का यूज़ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक्चुअल हिस्ट्री होती और इसको कहानी के रूप में नहीं लिखा जाता और उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट किया जाता घटनाओं को, उन फिगर्स को, टाइम पीरियड्स को, तो वो हिस्ट्री या हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन में आ जाता। ठीक है, फिर आता है ट्रैवल राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स ऑफ जर्नीज। इसमें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव अकाउंट दिया जाता है यात्राओं का, अनुभवों का और डेस्टिनेशंस का। कंबाइंस नैरेटिव स्टोरी टेलिंग, इसमें थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग भी होती है विद फैक्चुअल डिटेल्स के साथ, अबाउट प्लेसेस एंड कल्चर्स के साथ। हम अपने बैचेस में आपको जैसे अपने ट्रैवल्स की बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं समझाने के लिए, है ना, तो वो ट्रैवल राइटिंग में आएगा अगर हम उसे लिख दें तो। और हम लिखते भी हैं, हम इंस्टा पोस्ट पर अपने लिखते हैं, है ना। अगर आप हमें इंस्टा पर फॉलो नहीं करते तो करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे इंस्टाग्राम का, या आप सर्च भी कर सकते हैं टीचर ऑन क्वेस्ट करके, ठीक है, खोज पर है टीचर ऑन क्वेस्ट। तो जब जहाँ कहीं पर भी हम घूमने जाते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं हम फिर उस पोस्ट में, अच्छा लगता है हमें। जर्नलिज्म जी, ये भी नॉन फिक्शन प्रोज का हिस्सा है। जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग ऑन न्यूज़, इवेंट्स, करंट अफेयर्स, इंक्लूड्स आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल्स शामिल होते हैं, रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़ और इन्वेस्टिगेटिंग पीसेस जो होते हैं, ये सब जर्नलिज्म में आता है। फिर कुछ आती हैं सेल्फ हेल्प और इंस्ट्रक्शनल बुक्स, ठीक। तो कई सारी सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनाती हैं, ठीक है। जैसे आजकल हम एक किताब पढ़ रहे हैं स्टॉप लेटर्स, बहुत प्यारी, ठीक है, तो वो एक सेल्फ हेल्प बुक है। अभी वो दूसरे वाले रूप नहीं, ये रखिए, ये आजकल हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम शाम की चाय वाय पीते हैं तो हम ये पढ़ते हैं बैठकर, बहुत अच्छी बुक है। अनस्टॉप्ड लेटर करके महात्रिया रा नाम के एक राइटर ने लिखी है, और फोटो भी है उनका एकदम फ्रंट पेज पे बुक के। स्टार्टिंग में जब हमने पढ़नी शुरू करी हमने कहा क्या बकवास किताब है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसका नशा चढ़ता है और बहुत अच्छी किताब है और रिकमेंडेड, ठीक है, रिकमेंड कर रहे हैं, पढ़िएगा इसे और बहुत मोटिवेट होंगे आप, और आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएगी ये किताब, और धीरे धीरे करके नशा चढ़ता है इस किताब का। और बहुत आसान है इसे पढ़ना क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड फॉर्म में लिखी गई है, ये अंशों में तोड़कर, चैप्टर्स हैं इसमें बहुत सारे, 2-2 पेज के सिर्फ। तो अगर आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बैठकर पढ़ने की आदत नहीं है, तो आप इस किताब से शुरू कर सकते हैं एक्चुअली। तो 5-10 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है, उठ जाओ, थोड़ी देर बाद फिर एक चैप्टर पढ़ लो, अगले दिन पढ़ लो। तो अगर रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये किताब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है अभी फ़िलहाल। तो बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, तो पढ़िएगा इसे। चलिए, थैंक यू ज़ारा। हाँ बिल्कुल महेश, बिल्कुल एकदम आती है थ्योरी और फिलॉसफी, वो नॉन फिक्शन में आएगी, ठीक है। नीचे पॉइंट नंबर 8 वो ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, पॉइंट नंबर 8 में वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो गाइड्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग एडवाइस, सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं, इंस्ट्रक्शनल बुक्स जो होती हैं, उसमें एडवाइस प्रोवाइड करी जाती है, प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए जाते हैं पर्सनल ग्रोथ के।
टॉपिक्स में इंक्लूड हेल्थ, इनमें कई टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फिनेंस। जैसे ये जो किताब आपने दिखाई आपको अनस्टॉप लेटर, इसमें फिनेंस, करियर, रिलेशनशिप, इन सब, हेल्थ के बारे में भी कई चैप्टर हैं। एकेडमिक और एजुकेशनल नॉन फिक्शन होता है एक टाइप, जो स्कॉलरली बुक्स होती हैं, रिसर्च पेपर, जैसे आप अपने यूजीसी नेट के लिए कोई किताब पढ़ रहे हैं लाकर, तो वो डिज़ाइन टू एजुकेट और प्रेजेंट रिसर्च फाइंडिंग्स, इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप एजुकेट हो सकें या रिसर्च फाइंडिंग्स आप उसमें प्राप्त कर सकें। तो ये सब एकेडमिक्स किताबें जो होती हैं, एजुकेशनल बुक्स जो होती हैं, सब नॉन फिक्शन में आता है। ऑफन पीयर रिव्यूड, ये प्रायः पीयर रिव्यूड होती है, यानी एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर की बुक को चेक करता है, एंड रिटन फॉर अ स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, और ये स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए लिखी जाती हैं। नंबर 8 जो अभी महेश ने सवाल किया, फिलोसफिकल और थियोरेटिकल टेक्स्ट, वो भी नॉन फिक्शन में आते हैं। वर्क्स एक्सप्लोरिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, वो जो वर्क होते हैं जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखते हैं, जैसे एनालिज्म के बारे में लिख रहे हैं, थीज्म के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, और कैपिटलिज्म के बारे में लिख रहे हैं, थ्योरीज दे रहे हैं अलग अलग, जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हम कर रहे हैं, ये सब नॉन फिक्शन प्रोज का हिस्सा होता है। इसमें शामिल होते हैं ट्रिटाइजेस, जैसे कि मिल्टन ने लिखा है यूरोपैजेटिका, कमेंट्रीज होती हैं, एसेज होते हैं फिलॉसफी और थ्योरी पर। ठीक है महेश, आई होप आप यू गॉट योर आंसर। ठीक, अच्छा, नॉन फिक्शन प्रोज में स्पीचेस और ऑरेटरी को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, भाषणों को, वक्तव्य को। ऑरेटर हमारे चैनल का नाम, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, वक्ता। ठीक है, वक्तव्य, ऑरेटरी। रिटन ट्रांसक्रिप्ट्स जो होती हैं या स्क्रिप्ट्स जो होती हैं पब्लिक स्पीचेस की, दैट एड्रेस वेरियस टॉपिक्स, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को एड्रेस किया जाता है, वो भी नॉन फिक्शन प्रोज का हिस्सा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे, ठीक है, बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, और पब्लिक लाइफ से चले जाएंगे, तो ज़रूर, मतलब 100% कोई ना कोई शख्स उनके दिए गए भाषणों को, जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट जगहों पर दिए हैं, मान लीजिए यूएन में जाकर दिए हैं, 15 अगस्त की स्पीच पर दिए हैं, किसी रैली में दिए हैं कोई इम्पॉर्टेंट भाषण, तो उनको लिखेंगे लोग, ठीक है, और उनको एक किताब के रूप में छपवाएंगे। ठीक है, सारे मोस्टली ऑलमोस्ट लगभग सारे पीएम्स की इस तरह की स्पीचेस की बुक्स है मार्केट में अवेलेबल, तो वो किताबें नॉन फिक्शन प्रोज का हिस्सा होती हैं। ठीक है, ऑफन इंस्पिरेशनल और पर्सुएसिव इन नेचर। ऑफन ये जो स्पीचेस एंड ऑरेटरी बुक्स होती हैं, ये इंस्पिरेशनल होती हैं और पर्सुएसिव होती हैं नेचर में, इसमें किसी बात को मनाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, नंबर 10, एक टाइप नॉन फिक्शन प्रोज का है साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग का। जितनी भी साइंटिफिक राइटिंग होती है, टेक्निकल राइटिंग होती है, ठीक है, जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो सब नॉन फिक्शन प्रोज का हिस्सा होते हैं। एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, एंड रिसर्च इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, और रिसर्च को स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक है, तो एक बार एक साइंटिफिक राइटिंग हमारे हाथ लगी थी, हम कहीं गए थे किसी के घर पर मिलने के लिए, तो उनके घर में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो वो एक पेपर पढ़ा करते थे, साइंटिफिक पेपर। मुझे उसका एक पैरा समझ में नहीं आया था, उस राइटिंग का एक पैरा। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है, और जिसको जिस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है वो ही उसको समझ पाता है। इंक्लूड्स रिसर्च आर्टिकल्स, इसमें रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, एजुकेशनल बुक्स होती हैं। इन्हीं रिसर्च आर्टिकल्स को छापा जाता है, पढ़ा जाता है, फिर घोषणा होती है कि भैया इस आदमी ने एक रिसर्च आर्टिकल छापा था, अब इसे फिजिक्स का नोबेल देते हैं, इसे केमिस्ट्री का नोबेल देते हैं इस साल का। ठीक है, अच्छा, ट्रू क्राइम। ठीक, जो सच्चे क्राइम पर आधारित किताबें होती हैं वो भी नॉन फिक्शनल प्रोज का हिस्सा होती हैं। नरेटिव्स बेस्ड ऑन एक्चुअल क्रिमिनल केसेस, वो कहानियाँ जो एक्चुअल क्रिमिनल केसेस पर बेस्ड हों। एक्सप्लोरिंग द क्राइम, जिसमें क्राइम को एक्सप्लोर किया जाए, इन्वेस्टिगेशन को और आफ्टरमैथ को, तो वो ट्रू क्राइम की बुक्स होती हैं। जैसे जेफरी डामर करके एक किताब है, उसके ऊपर नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री भी है और नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज़ भी है अभी फ़िलहाल उसके ऊपर। उस किताब को पढ़िएगा या उस डॉक्यूमेंट्री को देखिएगा या फिर उस वेब सीरीज़ को देखिएगा, रूह काँप जाएगी आपकी। एक ऐसा शख्स जिसने आई थिंक 20-21 के आसपास लड़कों को मारा, ठीक है, उनकी डेड बॉडीज़ को खाया, ठीक है, उनको मारने के बाद सेक्सुअल असॉल्ट किया डेड बॉडीज़ के साथ, नेक्रोफिलिया बोलते हैं जिसे,
खतरनाक, तो वो जो बुक है वो नॉन फिक्शनल प्रोज का हिस्सा है, क्योंकि वो असल कहानी पर आधारित है और उसमें किसी भी चीज़ की छेड़छाड़ नहीं की गई है, अलग से कोई कैरेक्टर नहीं बनाया गया है, ठीक है, अलग से किसी चीज़ को इमेजिन नहीं किया गया है। जो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं उस क्रिमिनल की पुलिस के पास, उसी पर बेस्ड वो किताब लिखी गई है, इसलिए वो नॉन फिक्शनल प्रोज का हिस्सा होगी। ऑफन फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम, इसमें प्रायः किसी क्राइम के साइकोलॉजिकल पहलू पर जोर दिया जाता है कि वाई दिस मैन किल 21 यंग पीपल, ठीक है, क्या उसकी मनोदशा थी जब वो ऐसा कर रहा था, उस पर फोकस होता है। फिर नंबर 12 जो है वो है सेल्फ रिफ्लेक्टिव और पर्सनल एसेज जो होते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्टिव जिसमें आप खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, पर्सनल एसेज, ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सप्लोर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इन सेल्फ रिफ्लेक्टिव और पर्सनल एसेज में आप अपने पर्सनल अनुभवों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने पर्सनल थॉट्स लिखते हैं, अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिखते हैं ऑथर्स। कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ नरेटिव, इसमें दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है, किसी नरेटिव, किसी कहानी के, और किसी इंट्रोस्पेक्टिव राइटिंग के। फिर लास्ट टाइप है हमारा नॉन फिक्शनल प्रोज का लिटरेरी क्रिटिसिज्म और एनालिसिस। जितने भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखे गए हैं, ठीक है, वो सब नॉन फिक्शन है। भाई इसी को पढ़ेंगे एक्चुअली हम इस यूनिट में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। इन डेप्थ क्रिटिक एंड एनालिसिस ऑफ लिटरेरी वर्क्स, जो इन डेप्थ क्रिटिसिज्म होता है, एनालिसिस होता है किसी लिटरेरी रचना का, थीम्स का, स्टाइल्स का, शैली का, वो सब नॉन फिक्शनल में आएगा। ऑफन रिटन बाय स्कॉलर्स, प्रायः इनको लिखा जाता है स्कॉलर्स के द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा, एंथुसियास्ट के द्वारा, उस फील्ड के लिटरेचर के, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, अभी पढ़ेंगे हम, यही करने वाले हैं अगले 15-20 दिन, यही पढ़ने वाले हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ईच टाइप ऑफ नॉन फिक्शन हैज़ इट्स ओन स्टाइल। अब ये जितने भी टाइप हमने नॉन फिक्शन के पढ़े, सबका अपना अपना स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी अप्रोच है, बट ऑल आर ग्राउंडेड इन फैक्चुअल एक्यूरेसी। लेकिन सभी में फैक्चुअल एक्यूरेसी है, अपनी तरफ से भी एक लाइन जोड़ दोगे नॉन फिक्शन से हट जाएगा, और प्रेजेंटेशन है रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन की, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया टाइप। अब अपने एक्चुअल टॉपिक पर आते हैं, नॉन फिक्शन एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, ठीक है। सुनिएगा, द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है 1066 से 1154 तक का, वॉज मार्क्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंग्लो सेक्सन एंड नॉर्मन कल्चर्स। ये हम आपको कई बार पढ़ा चुके, तीनों यूनिट में पढ़ाया है, तो अब यहाँ पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब इसमें एक मिश्रण देखने को मिलता है एंग्लो सेक्सन और नॉर्मन कल्चर्स का। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर जीत हासिल कर ली, फ्रेंच लोग वहाँ पर आ गए। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस जमाने में नॉन फिक्शन प्राइमरली टुक द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। नॉन फिक्शन जो प्राथमिक रूप से लिखा जाता था, उसमें हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स होते थे, इतिहास लिखा जाता था, रिलीजियस टेक्स्ट लिखे जाते थे, लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे, फिलोसफिकल राइटिंग्स लिखी जाती थी, रादर देन द डाइवर्स टाइप्स वी सी टुडे। ना कि वो टाइप्स जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं 13, नहीं, बस यही 2-4-5 चीज़ें नॉन फिक्शनल प्रोज में लिखी जाती थी। इतिहास लिख दिया, रिलीजियस टेक्स्ट लिख दिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स लिख दिए, फिलोसफिकल राइटिंग्स लिख दी। सिंस दिस वॉज अ ट्रांजिशनल एरा फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अब ये ट्रांजिशनल परिवर्तन का दौर था इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए। मच ऑफ द नॉन फिक्शन वॉज रिटन इन लैटिन, इसलिए उस जमाने में ज़्यादातर जो नॉन फिक्शन लिखा गया वो लैटिन भाषा में लिखा गया था या एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। यू ऑल नो अबाउट इट, ये हम आपको 3 यूनिट्स में पढ़ा चुके हैं कि किस तरह से डोमिनेंस हो गया था फ्रेंच भाषा का अपर क्लास में, खासतौर से एरिस्टोक्रेसी में। रिफ्लेक्टिंग द लिंग्विस्टिक डोमिनेंस ऑफ द नॉर्मन्स, ये दिखाता है कि नॉर्मन्स का भाषा पर डोमिनेंस हो गया था। चलिए, अब मेजर फॉर्म्स पढ़ेंगे नॉन फिक्शन की जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में लिखी गई। पहला लिखा गया हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी की सारी। क्रॉनिकल्स वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉन फिक्शनल फॉर्म। जो क्रॉनिकल्स थे ये सबसे सिग्निफिकेंट नॉन फिक्शनल फॉर्म थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। दीज वर्क्स प्रोवाइडेड अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स, इन रचनाओं में घटनाओं को जोड़ा जाता था, लिखा जाता था, हिस्टोरिकल घटनाएं भी और मौजूदा उस दौर की कंटेम्प्रेरी घटनाएं भी। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा इनको, ठीक है, जिसे रटना बोलते हैं। ऐसे पहला एग्जाम्पल है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल
ऑल्दो इनिशिएटेड इन द एंग्लो सेक्सन पीरियड, देखो शुरुआत तो इसकी की गई थी एंग्लो सेक्सन पीरियड में लिखने की, इतनी मोटी सी किताब है। दिस क्रॉनिकल वॉज कंटिन्यूड, ये क्रॉनिकल आगे कंटिन्यू रहा, अडेप्टेड बाय एंग्लो नॉर्मन राइटर्स, एंग्लो नॉर्मन राइटर्स ने इसे अडेप्ट किया, ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, और इसमें बहुत डीप और बड़ा इतिहास मिलता है इंग्लैंड का। इसके बाद एक और क्रॉनिकल लिखा गया, विलियम ऑफ मालमेस्बरीज गेस्टा रेगम एंग्लोरम, ठीक है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे डीड्स ऑफ द इंग्लिश किंग्स इसका नाम आएगा, गेस्टा रेगम एंग्लोरम का। लिखा किसने? विलियम नाम के किसी राइटर ने, जो मेलमेस्बरी नाम की किसी जगह से थे। अ डिटेल्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव, ये एक डिटेल्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव है, ब्लेंडिंग एंग्लो सेक्सन एंड नॉर्मन पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। फिर है भैया ऑड्रिक विटेलिस एक्लेस्टिकल हिस्ट्री, ठीक है, किसी ऑड्रिक विटेलिस नाम के शख्स की लिखी हुई एक्लेस्टिकल हिस्ट्री। क्रॉनिकल्स इंग्लिश हिस्ट्री, इसमें इंग्लैंड का इतिहास है, इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और इंग्लैंड पर क्या असर हुआ नॉर्मन की जीत का, ब्लेंडिंग हिस्ट्री विद थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन, इसमें इतिहास को मिलाया गया है धर्मशास्त्र के साथ, थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन के साथ। तो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स एंग्लो नॉर्मन पीरियड में लिखे गए, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके बाद लिखी गई रिलीजियस राइटिंग, ये तो बहुत ज़्यादा लिखी गई, मतलब इतनी ज़्यादा कि 6-7 महीने बढ़ा सकते हैं हम इसको, इस सिंपल रिलीजियस राइटिंग इन एंग्लो सेक्सन, इतने से टॉपिक को 6-7 महीने, इतनी रिलीजियस राइटिंग उस दौर में हुई है। तो रिलीजियस राइटिंग हुई भाई, रिलीजियस टेक्स्ट वर कॉमन, रिलीजियस टेक्स्ट बहुत कॉमन थे, ऑफन फोकसिंग ऑन थियोलॉजिकल डिस्कशंस, ऑफन जो फोकस होता था वो धर्मशास्त्र के डिस्कशंस पर होता था, सेंट्स लाइफ संतों के जीवन पर होता था, सरमन्स उपदेशों पर होता था, ट्रांसलेशंस ऑफ लैटिन रिलीजियस वर्क्स, और ट्रांसलेशन की गई इसमें जो लैटिन रिलीजियस वर्क्स थी उनकी इंग्लिश में या फ्रेंच में। फिर भैया सेंट लाइव्स, जिसे हेजियोग्राफीज बोलते हैं, यूजीसी में, यूपी टीजीटी पीजीटी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह आया था एक बार टीजीटी या पीजीटी में, ठीक है, हेजियोग्राफी, और यूजीसी नेट में ये कई बार मिलाने के लिए आया है, मैचिंग में आया है। तो संतों के द स्टडी ऑफ सेंट्स लाइव्स क्या बोलते हैं? हेजियोग्राफी, ठीक है, संतों के जीवन का अध्ययन, ये बहुत लिखा गया है इसमें एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, बहुत ही लिखा गया। दीज टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेड द लाइव्स, इन टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट किया जाता था जीवन को और मिरेकल्स को, चमत्कारों को संतों के। जैसे कि एक एग्जाम्पल दें, द लाइफ ऑफ सेंट एडवर्ड द कन्फेसर, ये लिखा था किसी एनोनिमस ऑथर ने। इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं। फिर भैया एनसेलम ऑफ कैंटरबरीज राइटिंग्स करके किताब आती है। एनसेलम वन ऑफ द फॉर्मोस्ट थियोलॉजियंस, एनसेलम बहुत ही जाने माने थियोलॉजियंस, धर्मशास्त्री थे इस पीरियड के। रोट फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल ट्रिटाइजेस, इन्होंने कई थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल संधियां लिखी हैं, जैसे कि एक संधि इनकी बहुत फेमस प्रोसलॉजियन, एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ गॉड, इसमें वो गॉड के नेचर को बताते हैं और कॉन्सेप्ट बताते हैं फेथ का। चलिए, इसके अलावा जो लिखा गया एंग्लो सेक्सन पीरियड में नॉन फिक्शनल प्रोज में, वो लिखी गई लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, जब कानून बनाए गए, जो कानून लिखे गए, रॉयल डिक्रीज लिखी गई, शाही आदेश जो लिखे गए, अब वो भी नॉन फिक्शन में आएंगे ऑब्वियसली। द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, उस दौर में डेवलप हो रहा था इंग्लिश लीगल सिस्टम, इज रिफ्लेक्टेड इन डॉक्यूमेंट्स, और वो रिफ्लेक्ट होता है डॉक्यूमेंट्स में। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, एक किताब है हमारे पास, अ डोम्सडे बुक, अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इंग्लैंड, ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है इंग्लैंड का, कमीशन बाय विलियम द कॉन्करर, जो विलियम द कॉन्करर ने कराया था। भाई पता लगाओ इंग्लैंड में कितने गांव हैं, कितने लोग रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, किसके कितने बच्चे हैं, ठीक है, उनकी राय क्या है हमारे बारे में, ठीक है। तो ये विलियम ने ही करवाया था, जो कॉन्करर था, जिसने जीता था इंग्लैंड, ठीक है। द डोम्सडे बुक बोलते हैं इसे। चार्टर्स हैं इसमें, लैंड डीड्स हैं, ठीक है, और रिट्स हैं, वर ऑल्सो कॉमन। डॉक्यूमेंटिंग लैंड ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट है, ये ज़मीन इस आदमी की है, ज़मीन इस आदमी की है। फ्यूडल ऑब्लिगेशंस हैं कि भाई हमने उस देश के साथ संधि कर ली, अभी हमारी जिम्मेदारी के इस संधि को निभाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं कि आज से इस गांव में पुलिस होगी, अब ये नया वकील आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का जो दौर चला, ठीक है, वो सब इस नॉन फिक्शनल प्रोज का हिस्सा आया।
फिर भैया फिलोसफिकल और डिडक्टिक टेक्स्ट लिखे गए। फिलोसफिकल आप जानते हैं, डिडक्टिक का मतलब होता है उपदेशात्मक, जिसमें उपदेश दिया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। स्कॉलरली वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोइंग प्रोमिनेंस ऑफ स्कॉलस्टिसिज्म। कई स्कॉलरली वर्क्स हमारे सामने आए और ये इन्फ्लुएंस था एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था स्कॉलस्टिसिज्म, ठीक है। और चर्च का इन्फ्लुएंस, हर आदमी इंटेलेक्चुअल था, बौद्धिक था, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी जा रही थी। एग्जाम्पल्स में शामिल हैं एक किताब का नाम द कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, बॉयथियस नाम के एक राइटर ने लिखी है, ट्रांसलेटेड इनटू ओल्ड इंग्लिश, इसे ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले, बट स्टिल इन्फ्लुएंशियल इन दिस पीरियड। लेकिन इस पीरियड में वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। लिखी गई देखो एंग्लो नॉर्मन से पहले, बट इस पीरियड में पढ़ी जा रही थी, कॉपीज बनाई जा रही थी, तो इसलिए इस पीरियड में जिक्र आता है इसका किताब का। इसके अलावा इस पीरियड में लिखे गए लेटर्स और सरमन्स, ठीक है। लेटर्स फॉर अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ थियोलॉजिकल डिबेट्स। थियोलॉजिकल डिबेट्स के लिए लेटर्स बड़ी पॉपुलर फॉर्म थी। मान लीजिए कि मेरा और महेश का किसी थियोलॉजिकल टॉपिक को लेकर बहस हो गई, तो मैं लिख रहा हूँ, मैंने कुछ लिखा थियोलॉजिकल, महेश मेरी बात से एग्री नहीं करते, महेश ने भी एक थियोलॉजिकल लेटर लिखा, फिर महेश का जवाब मैंने दूसरे लेटर में दिया, फिर महेश मेरा जवाब लेटर में दे रहे हैं, तो इस तरह से डिबेट होती थी, पॉलिटिकल कमेंट्री होती थी। सरमन्स लिखे गए, जो भी पादरी बिशप्स सरमन्स बोला करते थे संडे में, तो जो उनके चेले चपाटे होते थे, शिष्य होते थे चर्च में, तो वो उन सरमन्स को लिख लिया करते थे, फिर वो एज अ बुक छपा करते थे। ऑफन डिलीवर्ड इन लैटिन, ये सरमन्स ऑफन लैटिन भाषा में डिलीवर हुए या एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में। वो यूज्ड फॉर मोरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इनका इस्तेमाल किया गया नैतिक और धार्मिक इंस्ट्रक्शंस के लिए। क्लियर? चलिए, ये नहीं आज हमारे पास भाई। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंग्लो नॉर्मन पीरियड के। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो नॉन फिक्शन लिखा गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे वो सुनिएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो देखो उसका यही है कि रिटन इन लैटिन और एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, कि जो नॉन फिक्शन प्रोज लिखा गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड में वो लैटिन भाषा में लिखा गया या एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच भाषा में लिखा गया। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद लैटिन रिमेन द स्कॉलरली लैंग्वेज। लैटिन भाषा जो है वो विद्वानों की भाषा हो गई, वाइल एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच वॉज यूज फॉर लीगल, और जो एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच थी वो लीगल और लिटरेरी टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होती थी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉनिकल्स एज प्राइमरी नॉन फिक्शनल फॉर्म। जो क्रॉनिकल्स लिखे गए, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स जो भी हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, वो प्राइमरी नॉन फिक्शनल फॉर्म थी उस जमाने की। फोकस्ड ऑन रिकॉर्डिंग हिस्ट्री, फोकस किया गया कि हम भैया इतिहास को रिकॉर्ड करेंगे, और लेजिटिमाइजिंग द नॉर्मन रूल, और उस इतिहास में लेजिटिमाइज किया गया कि हम जो फ्रांस से निकलकर, नॉर्मन एरिया से निकलकर इंग्लैंड में आए हैं, यहाँ पर आकर जो हमने शासन करना शुरू किया है ये ठीक है, ये वैधानिक है, वो फोकस रहा। अगर आपने गेम्स ऑफ थ्रोन देखा है, नहीं देखा तो देखिएगा, तो गेम्स ऑफ थ्रोन में सर्सी लैनिस्टर करके कैरेक्टर है, वो अपने बेटे को एक सीन में कहती है कि द हिस्ट्री इज व्हाट किंग्स राइट, इतिहास वो है जो राजा लिखते हैं। तो जो राजा ने लिखवा दिया वो इतिहास है, हम उसी को सच माने बैठे हैं कि उस जमाने में यही होता होगा। तो इसी तरह के वो क्रॉनिकल्स लिखे गए जिसमें नॉर्मन रूल को लेजिटिमाइज किया गया, वैधानिक बताया गया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है थियोलॉजिकल फोकस। जी हाँ, जितना भी नॉन फिक्शन लिखा गया ज़्यादातर का फोकस रिलीजन था, थियोलॉजी था, धर्मशास्त्र था। मैनी टेक्स्ट एम्ड एट रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस, काफ़ी सारे टेक्स्ट का जो उद्देश्य था, एम था, वो रिलीजियस और मोरल इंस्ट्रक्शन था। रिफ्लेक्टिंग द डोमिनेंस ऑफ द चर्च, ये दिखाता है कि चर्च कितना डोमिनेंट था इंटेलेक्चुअल लाइफ में। ओवरऑल द नॉन फिक्शन ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो नॉन फिक्शन है एंग्लो नॉर्मन पीरियड का, प्लेड अ वाइटल रोल, इसने बहुत वाइटल रोल प्ले किया है शेपिंग इंग्लिश हिस्टोरिकल, आकार देने में इंग्लिश हिस्टोरिकल, रिलीजियस और लीगल ट्रेडिशंस को।
प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटर नॉन फिक्शन जॉनर्स। और इस एरा में जो लिखा गया, भले वो इंग्लिश में नहीं लिखा गया मौजूदा इंग्लिश में, बट लैटिन में लिखा गया, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में लिखा गया, बट इस लिटरेचर ने, इस नॉन फिक्शनल प्रोज ने आगे आने वाला जो नॉन फिक्शनल जॉनराज हैं उसके डेवलपमेंट में एक नींव का काम किया है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नॉन फिक्शन राइटर्स एंग्लो नॉर्मन एज के। ठीक है, अब इस एज में कौन कौन से राइटर्स आए हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, ये आपके लिए याद करना चैलेंजिंग हो सकता है, ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जिक्र आप करते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए आपको इसे रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ से हम कल पढ़ना शुरू करेंगे। क्या टाइम हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। 38 एक पढ़ लेते हैं ना, शुरू कर देते हैं, एक राइटर पढ़ के चलते हैं। दो एंग्लो नॉर्मन एज है प्रोड्यूस सेवरल प्रोमिनेंट नॉन फिक्शन राइटर्स। इसमें कई प्रोमिनेंट नॉन फिक्शन राइटर्स आए हैं हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिस्ट्री, जिनका योगदान है हिस्ट्री को, थियोलॉजी को और दूसरे स्कॉलरली परस्यूट्स को। दीज राइटर्स प्राइमरली कंपोज दियर वर्क्स। इन राइटर्स ने प्राइमरली अपनी रचनाओं को लैटिन और एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में लिखा है, रिफ्लेक्टिंग द लिंग्विस्टिक लैंडस्केप, जो रिफ्लेक्ट करता है लिंग्विस्टिक लैंडस्केप को पोस्ट कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड में। हियर आर सम ऑफ द की नॉन फिक्शन राइटर्स। कुछ की नॉन फिक्शन राइटर्स इस पीरियड से पढ़ लेते हैं। पहला नाम है विलियम ऑफ मेलमेसबरी। पता नहीं मैं इसका शायद मे भी मैं इसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, मेलमेसबरी, और देखना पड़ेगा क्या आप सही प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो मेजर वर्क्स की बात करें अगर इस आदमी के, तो यही किताब का नाम याद रखना है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है इसकी ये, गेस्टा रेगम एंग्लोरम, जिसका ट्रांसलेशन है डीड्स ऑफ द किंग्स ऑफ द इंग्लिश। और इसके अलावा एक किताब इनकी और है गेस्टा पोंटिफिकम एंग्लोरम, जिसकी ट्रांसलेशन है डीड्स ऑफ द बिशप्स ऑफ इंग्लैंड। एक किताब में इंग्लैंड के बिशप्स के काम लिखे हैं, एक किताब में इंग्लैंड के राजाओं के काम लिखे हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करें अगर विलियम की, तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रॉनिकल्स ऑफ मिडिवल इंग्लैंड, ये मध्यकालीन इंग्लैंड के सबसे सिग्निफिकेंट क्रॉनिकल्स में से एक है। विलियम्स वर्क्स ब्लेंड हिस्टोरिकल नैरेटिव, विलियम की रचनाओं में हिस्टोरिकल नैरेटिव का मिश्रण है, डिटेल बायोग्राफिकल स्केचेस हैं लोगों के, और एनालिसिस है। हिज स्टाइल इज कंसिडर्ड मोर सोफिस्टिकेटेड, इनका स्टाइल को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, बहुत ही एनालिटिकल माना जाता है कंपेयर टू द अदर हिस्टोरियंस ऑफ हिज टाइम। उनके ज़माने के दूसरे इतिहासकारों से अगर तुलना करेंगे तो ये आदमी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लिखता है और ये आदमी ज़्यादा एनालिटिकल लिखता है। ठीक है, दूसरा नाम है ऑर्डरिक विटेलिस। लाइफ स्पेन है 1075 से 1142। मेजर वर्क्स में एक किताब का नाम याद रखेंगे, हिस्टोरिया एक्लेसिस्टिका, ठीक है, या एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री इंग्लिश में। कंट्रीब्यूशन, ये एक साधु थे, मॉन्क थे, ठीक है, क्रिश्चियन मॉन्क, हिस्टोरियन थे। ऑर्डरिक वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, पैदा तो इंग्लैंड में हुए बट रोट इन नॉर्मंडी, लेकिन उन्होंने नॉर्मंडी भाषा में लिखा। हिज हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट, ये किताब कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है इंग्लिश और नॉर्मन हिस्ट्री की, ऑफरिंग अ विविड पोर्ट्रेयल, इसमें बहुत ही विविधताओं से भरा चित्रण है, पोर्ट्रेयल है पोस्ट कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड का, नॉर्मन्स का, और इम्पैक्ट बताया है कॉन्क्वेस्ट का इंग्लिश सोसाइटी पर, कि जब नॉर्मन्स ने इंग्लिश सोसाइटी पर जीत हासिल करी तो उसका क्या असर हुआ इंग्लिश सोसाइटी पर, उनके समाज पर, उनके ट्रेडिशंस पर, ठीक है, उनकी परंपराओं पर। ठीक है, तो किताब का नाम याद रखेंगे। चलिए, जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ से हम कल पढ़ना शुरू करेंगे आगे।
हाँ पूछिए ज़रा। मतलब समझा नहीं मैं, कभी पढ़ा नहीं, तो प्लीज़ हेल्प मिल सकती है क्या आपकी? मतलब सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है? ओके ज़रा, यू हैव माई व्हाट्सअप नंबर, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए जो भी आपने पूछा है। यहाँ पर तो कमेंट नहीं दिखाई दे रहे मुझे। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, बाय।